बिना देर किए शुरू करते हैं कवर स्टोरी। तो 30 जुलाई को ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 7 अगस्त से ये अमेरिकी टैरिफ लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक की आज से शुरू हुई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में इस बात की चर्चा जोरों पर ही है कि क्या इस झटके को थामने के लिए फिर से सस्ती दरों का सहारा लिया जाएगा या फिर इंतजार किया जाएगा जब तक टैरिफ पर तस्वीर साफ नहीं हो जाती। सबकी नजरें बुधवार पर टिकी हैं जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद फैसला आएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं एक्सपर्ट संग लौट रहा हूं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार आरबीआई के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आज से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है, जो 6 अगस्त तक चलेगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या आरबीआई एक बार फिर ब्याज दरों में कटौती का तोहफा ग्राहकों को देगा। क्या होम लोन, कार लोन या किसी भी लोन पर ब्याज दरें घटने का इंतजार कर रहे ग्राहकों को आरबीआई की ओर से बड़ी सौगात मिल सकती है। तो 6 अगस्त को आरबीआई का आने वाला फैसला आपके लिए अहम हो सकता है। सवाल ये है कि क्या इस बार आरबीआई फिर से रेपो रेट में कटौती करेगा? अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो कितनी होगी? आपको बता दें कि आरबीआई पहले ही ब्याज दरों में कटौती की हैट्रिक लगा चुका है, जिससे कुल 100 बेसिस पॉइंट यानी अब तक 1% की कटौती इसमें हो चुकी है। फिलहाल मौजूदा रेपो रेट 5.50% पर है, यानी वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इसी के आधार पर लोन और ईएमआई पर ब्याज तय होता है। ब्याज दरों में कटौती को लेकर इस बार जानकारों के विचार भी काफी मिले जुले हैं। कोई कटौती के पक्ष में है तो कोई पॉज वाला मामला बता रहे हैं, यानी जानकार भी 50-50% के साथ टाई वाला एमपीसी मीटिंग बता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट वाली एक और छोटी सी कटौती होगी, जिससे होम लोन सस्ता हो सकता है। तो कुछ जानकारों का ये मानना है कि फिलहाल आरबीआई इंतजार करेगा। अब देखना ये है कि 6 अगस्त को आरबीआई कौन सा रास्ता अपनाता है। तो चलिए एसबीआई की एक रिसर्च स्टोरी का ही जिक्र कर लेते हैं, जिसमें ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई गई है। एसबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो इसका फायदा सीधे फेस्टिव सीजन में मिलेगा, जिससे क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन की डिमांड बढ़ सकती है। ब्याज दरों में कटौती की राह केवल ग्राहक ही नहीं जोह रहे, बल्कि अलग अलग इंडस्ट्री भी इसकी उम्मीद कर रही है कि रेपो रेट में कटौती हो, घरों समेत उनके उत्पादों की डिमांड बढ़े ताकि खरीदार भी खुश और डिमांड भी हाउसफुल हो। लेकिन इस बार आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग में सिर्फ महंगाई के आंकड़े नहीं तौले जाएंगे, बल्कि अमेरिकी टैरिफ का झटका, आने वाली अनिश्चितताओं का दबाव भी परखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाजार को मिलेगा एक और रेट कट का तोहफा या फिर आरबीआई चुनेगा इंतजार और समझदारी का रास्ता। अब सबकी नजरें बुधवार यानी 6 अगस्त की तारीख पर टिकी हैं, जब ये पता चलेगा कि आरबीआई ने रेट कट किया या फिर स्टेटस क्यो बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं अतुल जोशी जी का, फाउंडर एंड सीईओ ऑयस्टर कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है अतुल सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान आर.के. टक्कर सर, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक। बहुत बहुत स्वागत है टक्कर सर आपका भी हमारे शो पे। जोशी सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। फरवरी से अब तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है सर, अभी क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। रेट कटौती बेसिकली इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के की गई थी। प्रीवियस आरबीआई गवर्नर और मल्होत्रा साहब के जो इन्फ्लेशन के फोरकास्ट थे वो काफी अलग थे, और जो इन्फ्लेशन के नंबर्स, जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी काफी अग्रेसिवली नीचे की तरफ आए हैं। हमारी जो 4% की जो सेंटर पोजीशन उससे भी कम आए हैं। तो रेट कटौती तो बनती थी इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इंडिया में जीडीपी स्लो डाउन रियल है या नहीं, ये एक पहली बात हुई कि जीडीपी बूस्टिंग के लिए क्या रेट कटौती जरूरी है। दूसरी बात,
कि जो यूएस की टैरिफ की बात चल रही है, तो क्या यूएस की टैरिफ के चलते हुए आरबीआई का रेट कट प्रीएम्प्टिव होना जरूरी है या नहीं? तो मेरे ख्याल से वो समझने के लिए ये समझना चाहिए कि यूएस का जो मान लीजिए टैरिफ आता है, तो इंडिया की जीडीपी के ऊपर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो बाय एंड लार्ज 0.1% 0.2% का अनुमान है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है, क्या उसकी डिमांड यूएस में इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है? क्योंकि हमारा मेजॉरिटी एक्सपोर्ट तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो रहा है, उसमें भी खास करके एप्पल का जो प्राइस इनसेंसिटिव है जी। तो क्या उसको इतना इंपॉर्टेंस देके हम कुछ प्रीएम्प्टिव स्टेप्स रेट कट का करें? मेरे ख्याल से उसकी संभावना काफी कम है। हाँ, जीडीपी को सपोर्ट करने के लिए मैं जीडीपी मैं सर जीडीपी थोड़ा सा इसका विश्लेषण दीजिए सर। इस वक्त जीडीपी की स्थिति क्या है, वृद्धि का अनुमान कैसा है? आरबीआई ने FY26 में जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5% पर रखा था, पहले 6.7 था FY26 के लिए। थोड़ा कम है उससे, बट ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण 20 से 40 बेसिस पॉइंट का जोखिम आ सकता है। तो क्या स्थिति है इस वक्त और प्रोजेक्शंस क्या कह रहे हैं सर? देखिए, स्लो डाउन हो रहा है, ये हकीकत है। आंकड़े भी Q1 के जो आए थे, तो मेरे हिसाब से इसको दो तरफ से इसका मूल्य करना चाहिए। जो टैरिफ रिलेटेड है, जैसे मैंने कहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हमारा एक्सपोर्ट देखा जाए तो 3 या 4 मेजर आइटम्स है। इलेक्ट्रॉनिक, खास करके एप्पल, मेरे ख्याल से प्राइस इंसेंसिटिव है। अगर हम दूसरा देखें तो फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन हमारा जो जेनरिक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो यूएस का काफी बहुत बड़ा परसेंटेज है उनकी हेल्थ सिस्टम के लिए। तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे, या तो इंक्रीज्ड प्राइस टैरिफ की वजह से, या फिर हम बंद कर दें एक्सपोर्ट? वो तो होना नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट इतना पॉसिबल नहीं है कि 12 महीने या 18 महीने में रिप्लेसमेंट हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये दो सेक्टर का जो डिमांड है यूएस की तरफ से वो प्राइस इंसेंसिटिव है, तो उससे मुझे ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से ज्यादा भय नहीं लग रहा है। हाँ, टेक्सटाइल है या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो अदर मेजर एक्सपोर्ट आइटम है, उसमें शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे ख्याल से आउटर लिमिट 0.2%, बेसिकली 0.1% के आसपास हो सकता है जीडीपी इम्पैक्ट। ज्यादा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड अभी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम आईआईपी के आंकड़े भी देखें तो उसमें भी जो वॉलेटिलिटी हमको दिख रही है, खास करके सीमेंट, स्टील, जो फंडामेंटल ये जो सेक्टर्स माने जाते हैं, तो वो थोड़ा एक नेगेटिव की तरफ इंडिकेशन जा रहा है कि जीडीपी शायद सॉफ्टर टारगेट की तरफ 6.3% की तरफ जाएगा, डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, ज्यादा ना ही कि टैरिफ। क्योंकि टैरिफ हम सिर्फ यूएस का नहीं देखना, हमें ईयू और यूके का भी देखना है, जहां पे बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारा बूस्टर हमको मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो टैरिफ को हमें ज़रा 360 डिग्री व्यू से देखना पड़ेगा। कहीं पर झटके भी हैं तो कहीं से नई उम्मीदें भी दिख रही हैं, बट देखते हैं कि आगे इस पर आरबीआई क्या रुख अपनाता है। टक्कर सर, आपके पास आऊँगा सर, थोड़ा सा बताइए कि आरबीआई की दरों में कटौती जारी रहेगी या ये अंतिम चरण माने सर? हम बैंक क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये जो 100 बेसिस पॉइंट कटौती हुई है लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव एमपीसी मीटिंग्स में, उसके एक काफी हद तक जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की या इवन बैंकों की, वो फुलफिल हुई है। और जो लास्ट टाइम जब रिजर्व बैंक ने सीधा ही 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन की थी, तो मार्केट ने काफी अच्छा को एक्सेप्ट किया था। और ये सब इस चीज को देखते हुए की थी कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल हो रही थी। और जो अभी आंकड़े भी आ रहे हैं उसमें जो अभी लास्ट सीपीआई इंडेक्स का ओनली 2.10 आया है, जो कि वो 4% जो आरबीआई का एक बेंचमार्क है उससे काफी नीचे है। तो जहां तक बैंकों की तरफ देखें तो काफी हद तक जो एक उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हो गई है। अब रही गोइंग फॉरवर्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा ये मानना है कि आरबीआई ने जो पीछे 100 बेसिस पॉइंट की उसने न्यूट्रल स्टैंस लिया था, ऑल्दो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं इस बारी,
लेकिन मेरा ये मानना है शायद वो इस मीटिंग के लिए शायद उसको होल्ड रखेंगे और अभी शायद कोई फर्दर रिडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या हुए हैं। क्योंकि एक जो ट्रांसमिशन है अभी शायद पूरी तरह से ट्रांसमिशन नहीं हो पाया है। जैसे कि रिटेल लोन्स के अंदर तो बाय एंड लार्ज क्योंकि वो रिपो रेट से लिंक्ड होते हैं, उस पर इमीडिएट रिडक्शन हो जाता है। लेकिन जो बाकी ब्याज दरें हैं, स्पेशली जो MCLR है जिन दो बैंकों का जो जिससे लिंक्ड है, ज्यादातर कॉर्पोरेट लोन्स, इंडस्ट्रियल लोन, जो थोड़ा सा आपके नेटवर्क में भी इश्यू आ रहा है उनमें सर, अभी लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि ट्रांसमिशन अभी इनकम्प्लीट है। अब अगर अर्लियर रेट कट्स का ट्रांसमिशन अभी तक इनकम्प्लीट है तो कैसे आरबीआई इसको एड्रेस करेगा? मैं थोड़ा सा आऊंगा सर इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिरोज अजीज साहब जुड़ चुके हैं, जॉइंट CEO आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या अपेक्षा कर रहे हैं फिरोज जी, कौन कौन सी बातें हैं जिस आरबीआई मद्देनजर रखेगा? दीपक जी नमस्कार। मेरे हिसाब से जैसे ठक्कर साहब ने भी कहा कि एक पॉज की उम्मीद है। ऑफ कोर्स एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया था लास्ट टाइम, उम्मीद से परे था। मैंने खुद ही कहा था शायद 25 पैसे ज्यादा नहीं होगा, बट ज्यादा हुआ सरप्राइजिंगली। आई पर्सनली थिंक दैट द ऑड्स कि अगेन 1% रिड्यूस कर चुके हैं फरवरी से 6.5 से 5.5। CRR में भी कटौती मिली है। सो आई थिंक इस बार वो इतना जनरस नहीं होंगे। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ऑफ कोर्स द इन्फ्लेशन नंबर बहुत अच्छा आया है। उसकी वजह से थोड़ी गुंजाइश बनती है इन द लैटर पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि हम जहां से उठे थे पोस्ट कोविड हम चले गए थे 4 के रेपो पे। फिर जून 2022 से ये साइकिल अप ट्रेंड का चालू हुआ। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइकिल था जो जून 2022 से अपवर्ड जो साइकिल चालू हुआ फरवरी 2025 तक चला, करीबन मोर देन 2.5 साल का चला। सो आई पर्सनली थिंक गुंजाइश 5.5 से नीचे जाने की अभी भी है, बट इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ना हो। तीसरा पॉइंट, जब भी आप ब्याज दरों के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, तो हम एक चीज जरूर कैलकुलेट करते हैं जिसको स्प्रेड कहते हैं। काफी लोग ये भ्रम में रहते हैं कि रेपो रेट कम होगा तो म्यूचुअल फंडों में, डेट फंडों में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। ये हमेशा नहीं मिलती, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं, रेपो रेट 5.5 पे है और 80 पैसा ज्यादा 10 ईयर G-Sec है 6.32 पे। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये जो स्प्रेड है ना वो काफी कम है। एवरेज स्प्रेड 2%, 3% थी। तो अब ये उम्मीद ना करें कि रेट कट आएगा तो मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद करूं, वो कम है। ये मैं लास्ट 3 रेट कट के पहले से ही कह रहा हूं कि यू विल नॉट मेक टू मच मनी, क्योंकि ऑलरेडी 10 ईयर G से ऊपर गया ही नहीं था, खाली रेपो ऊपर गया था। तो आई थिंक रेपो नीचे जाने पे बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये बहुत बड़ा रॉन्ग नैरेटिव था। सो वापस क्लैरिफाई कर रहा हूं आपके शो पे। ठीक है सर, 4-5 बार तक एब्सोल्युटली। और जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी दी है तो थोड़ा सा कैटेगोरिकली हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछेंगे। फिलहाल जोशी सर, अब मैं आऊँगा क्योंकि जिक्र फिरोज साहब ने भी किया इन्फ्लेशन का। चलिए इन्फ्लेशन को अभी हम थोड़ा सा उस मोर्चे पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही हैं, बट रुपए की स्थिति भी क्या मद्देनज़र रखेगा आरबीआई सर? क्योंकि 1% से ज़्यादा 1.2% के आसपास गिरावट है, रिकॉर्ड निचले स्तर पर भी देखा हमने। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के कारण कहा यह जा रहा है कि और भी दबाव आ सकता है। तो फिर क्या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीज़ें कैसे देख रहा होगा आरबीआई सर रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक अलग तरीके से देखना भी चाहिए कि 2021 जब कोविड जो पीक पीरियड कोविड का था वो जो खत्म हुआ, उससे लेके अब तक लगभग 4.5 साल गुजर चुके हैं। और इन 4.5 साल में हम 21%, 21% रुपी डेप्रिसिएशन देख चुके हैं। तो क्या ये जायज है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स की बात चल रही है, जियोपॉलिटिक्स हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो, स्लो डाउन हो, वो सिर्फ इंडिया का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूरे दुनिया का है। और खास करके जो मेजर एडवांस इकोनॉमी जो हमारी बास्केट में है, उसमें भी खास करके यूएस, उसकी तो हालत हमारे से भी ज्यादा बुरी है। तो क्या रुपये का इतना डिप्रिसिएशन जरूरी था या हमने अलाउ किया? ये जो मेरे ख्याल से जो सेकंड पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ कि शायद हमने अलाउ किया रुपये को डिप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन रुपये डिप्रिसिएशन के जो एक दो पहलू मेरे ख्याल से देखने चाहिए। ये पहला वाला ये है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता नहीं है अगर रुपये डिप्रिशिएट होता है तो। ये एक हमारी भ्रमणा है कि रुपये डिप्रिशिएट होगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। सारी रिसर्च पब्लिक में है,
रेटिंग एजेंसी से लेके रिसर्च हाउसेस एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता। लेकिन इसकी सबसे बड़ी इम्पैक्ट हमको जो दिखती है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। रुपी डेप्रिशिएट होते ही हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होना चालू होती है। तो ये एक एक इफेक्ट हो जाती है कि सीएडी अगर आपका नेगेटिव है तो रुपये को फर्दर डेप्रिशिएट होना है, फर्दर डेप्रिशिएट होगा, सीएडी और बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल से आरबीआई को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की भाई रुपी कहाँ जाना चाहिए 5 साल 10 साल में, ना कि इवेंट बेस्ड एक छोटे से बैंड में उसको 2% 3% के बैंड में उसको कंट्रोल करना चाहिए। हम कॉन्टिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो जितनी भी एडवांस इकोनॉमीज की करेंसी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, न्यूजीलैंड डॉलर हो, ईयूआर हो या फिर ब्रिटिश पाउंड, कोई भी करेंसी डॉलर के सामने डिप्रिशिएट नहीं हुई है, सारी की सारी अप्रिशिएट हुई है। तो क्यों इमर्जिंग मार्केट को डिप्रिशिएट किया जा रहा है? तो ये एक पॉइंट मेरे ख्याल से आरबीआई को सोचना चाहिए। पॉलिसी लेवल पे थोड़ी बहुत कमेंट्री वो देंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये कहेंगे कि हम रुपी को स्टेबल या फिर एक कैलिब्रेटेड मैनर में विद इन अ बैंड रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं। ओके सर, बट आप कह रहे हैं कि इस इशू को लगातार एड्रेस करने की भी आवश्यकता है और स्पेशल फोकस में भी इसको रखना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से लगातार हम डिप्रिसिएशन देख रहे हैं। और जो आपने जिन इकॉनमीज़ का उदाहरण दिया, वाकई में अगर वहाँ पर अप्रिसिएशन चल रहा है तो फिर इमर्जिंग इकॉनमीज़ को ये स्थिति बहुत संकेत देती है। बहरहाल टक्कर सर, आपके पास आऊँगा। अभी लिक्विडिटी का क्या स्टेटस है सर? हमने जून 2025 में जब सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, 2.5 लाख के आसपास जो है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है उस वक्त लिक्विडिटी आई थी सर। तो अभी लिक्विडिटी का स्टेटस क्या है और आरबीआई इस दिशा में किस तरह सोचेगा? टक्कर सर, आपको आवाज आ रही है? देखिए, जो पोजीशन लिक्विडिटी की है, जब स्पेशली जून की क्रेडिट पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन हुई थी, तो उससे काफी बैंकों में लिक्विडिटी की पोजीशन इंप्रूव हो गई थी। और इन अ वे हम कहेंगे कि एसेट्स लिक्विडिटी थी। सो जो अभी भी जो पोजीशन है, क्योंकि जो क्रेडिट ऑफटेक है वो अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। इवन जो होम लोन, हमारा एक इंडिकेटर होता है कि होम लोन में कितनी डिमांड है, तो होम लोन की डिमांड भी कुछ कम हो गई है पिछले कुछ महीनों में। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट से जो एक आती है डिमांड आती है, वो भी कुछ ज्यादा डिमांड नहीं आई है, क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कॉर्पोरेट से डिमांड नहीं आती। और जो अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती भी है, तो उनके पास कैपिटल मार्केट से वो पैसा उठा लेते हैं, क्योंकि उनको उस पर जो रेट मिलते हैं वो बैंकों के मुकाबले बेटर रेट होते हैं। तो अभी बैंक्स तो आर फ्लश विद लिक्विडिटी, तो फ्रॉम लिक्विडिटी एंगल कोई इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि रिजर्व बैंक उस पर अभी कोई और फर्दर कुछ एक्शन लेगा। और बाकी आरबीआई इंटरवीन करता ही रहता है मार्केट ऑपरेशंस, मनी मार्केट ऑपरेशंस में। कभी अब्जॉर्ब करनी है अब्जॉर्ब कर लेंगे, और कभी उनको रिलीज करवानी है लिक्विडिटी रिलीज कर देते हैं। तो ऐसा कुछ लिक्विडिटी में कोई इशू नहीं है। ओके सर, ओके। फिरोज जी, अब थोड़ा सा अब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या स्थिति लग रही है? सर अभी बता रहे हैं और हमने देखा भी था, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ जून 2025 में 5.5% थी। ये थोड़ा सा दिखाता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उतना संभवतः आ नहीं रहा है, और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी घटते हुए क्रम में हमने देखा, जो कि डिमांड में कमी को दर्शा रहा है। ये जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये आरबीआई को किसी एंगल की तरफ पुश करेंगे सर, और इसका आरबीआई किस तरह से संज्ञान लेगा? मेरे हिसाब से अगर आप टैक्स कलेक्शन देखते हो, बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि कहीं कोई सेक्टर में फायदा होता है, कोई सेक्टर में नुकसान होता है, तो सब नेट ऑफ करके जो टैक्स कलेक्शंस की ग्रोथ देखने को मिली है, आप इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देख लें या डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस देख लें, ये बहुत अच्छी जीडीपी ग्रोथ की इंडिकेशन है। इस साल का जो आरबीआई का टारगेट है वो मीट होने की संभावना है। एक चीज जरूर आरबीआई बहुत केयरफुली देख रही होगी, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी करंट अकाउंट सरप्लस हुई है और कैपिटल अकाउंट कम हुआ है। हमेशा हमने ये देखा है कि करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट Q4 का था $5.5 बिलियन नेगेटिव था,
ये पहली बार कैपिटल अकाउंट नेगेटिव हुआ है और करंट अकाउंट सरप्लस था $13.5 बिलियन से। ये इसका ये मतलब है कि जो पैसे आउटफ्लो हुए हैं Q4 ऑफ FY25 का जो आंकड़ा है, उसकी वजह से आपकी कैपिटल अकाउंट विच इज नथिंग बट इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, करंट अकाउंट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एक बहुत ट्रिकी सिचुएशन है जहां आपकी $5.5 बिलियन की कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है। ये पहली बार हुआ है लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 सालों में, जहां तक कि मुझे याद है 2017-18 से तो नहीं हुआ। सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई थिंक वुड बी बॉगिंग डाउन। पहले तो अब डॉलर इंडेक्स जो है वो दूसरी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल ये होगी कि जो डॉलर इंडेक्स था 109-110 पहुंच गया था, वो डॉलर इंडेक्स गिरते गिरते 96 पे आ गया था। अब जुलाई में थोड़ी राहत मिली है डॉलर को और वो वापस 99.97 पे आया है। सो आई पर्सनली थिंक मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उसको आरबीआई बहुत बारीकी से देखेगी। आई डोंट थिंक जीडीपी ग्रोथ की कोई टेंशन होगी उनको। ऑफ कोर्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नीड टू स्टार्ट, बट आई थिंक दैट विल बी स्टिल वेल विद इन द टारगेट। ओके सर, अब जोशी सर, बड़ा सीधा सा सवाल अब ये है कि रुपी की वॉलेटिलिटी के बारे में हमने बात की और फिरोजी तो कह रहे हैं कि कोई जीडीपी का कोई खास ऐसा कोई जोखिम नहीं दिखता, लेकिन आपसे जो बात की थी उसमें थोड़े जोखिम हमने देखे उनके संकेतों की। तो आपकी थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें तो रुपी वॉलेटिलिटी एंड जीडीपी पर जोखिम के चलते ऐसे में एक संतुलित नीति आरबीआई की हम क्या देखने वाले हैं? मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि जो भी टैरिफ का सिनेरियो है, जबकि नेगेटिव यूएस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, डिफरमेंट 7 तारीख तक है। 7 के बाद ट्रम्प क्या करेंगे किसी को नहीं पता, शायद उनको खुद को भी नहीं पता होगा कि वो क्या करने वाले हैं। तो उसके सामने जो काउंटर बैलेंस है वो ईयू के साथ का एफटी है, वो इक्वली लार्ज या थोड़ा यूएस से भी बड़ी इकोनॉमी है। तो उसके साथ अगर हमारा एफटीए हो जाता है, अगर वो फेवरेबल टर्म्स पे है, तो ये जो नेगेटिविटी यूएस टैरिफ को लग के बिल्ड हो रही है एक स्टोरी, वो मेरे ख्याल से काउंटर बैलेंस हो जाएगी। तो जीडीपी में जो डोमेस्टिक इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, 20 to 25 बेसिस पॉइंट डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेके मैं कहूंगा कि 6.25-6.3 के आसपास का जीडीपी दिख रहा है आज की तारीख में। लोन ऑफटेक की बात की टक्कर साहब ने, वो भी एक इंडिकेशन है कि रिटेल में इतना जो डिमांड है वो नहीं है। रियल इस्टेट सेक्टर थोड़ा वीकनेस ऑलरेडी दिखा रहा है, और रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसकी जो बैकएंड जो कनेक्शंस है स्टील, सीमेंट, पेंट, वाइट गुड्स, व्हीकल्स सबके साथ होती है। तो अगर उसमें वीकनेस है तो ओवरऑल वीकनेस डेफिनेटली आ ही रही है। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सर थोड़ा सा घरेलू जो डिमांड है वो कैसी है सर इस वक्त? हमारी डोमेस्टिक डिमांड आप देख रहे हैं वहां प्रॉब्लम्स हैं कुछ, या वो ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक डिमांड को अगेन रूरल और अर्बन में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और जो आरबीआई गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि रूरल डिमांड ये टाइम बहुत अच्छा रहने की संभावना है। उनके जो मंथली रिपोर्ट भी आई थी जून की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि रूरल डिमांड मॉनसून के चलते हुए, अच्छी बारिश के चलते हुए अच्छा डिमांड उनको रूरल की साइड दिख रहा है। एक मोटा मोटा फिगर ये है कि जितना हमारा एरिया अंडर सोइंग है वो पिछले साल से 12% ऊपर है अक्रॉस, मतलब मल्टीपल ग्रेन से लेके कॉटन तक जो भी कुछ है। 12% हमारा अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ रहा है तो उसकी रूरल डिमांड पे बहुत ही अच्छी इफेक्ट आएगी, लेकिन उसको आते आते अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो और एक क्वार्टर का हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आंकड़ों के लिए कि रूरल डिमांड कहाँ जा रहा है। अर्बन डिमांड थोड़ा स्लगिश है, जॉब्स को चलते हुए थोड़े और भी कुछ इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से अर्बन डिमांड वीक ही रहने की दिख रही है संभावना। ओके, ऑलराइट ठक्कर सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने लास्ट में कहा भी था अपने वक्तव्य में, ये जो इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ प्रीवियस रेट कट हुआ है उसको कैसे आरबीआई मद्देनज़र रखेगा सर? और वैसे भी बैंक्स के लिए ये भी कहा जाता है कि रेट कट जब भी होते हैं वो आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते उसका फ़ायदा बड़ा देर लगा देते हैं बैंक्स, और स्वाभाविक रूप से फिर एक डिस्कनेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है बैंक और ग्राहक के बीच में। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे सर? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि जो एक रिटेल लोन्स है, जो कि आई थिंक जो आम आदमी तो रिटेल लोन से ही कनेक्टेड है, उसको तो ट्रांसमिशन इमीडिएटली मिल जाता है। नॉर्मली कई बैंक तो इमीडिएटली कर देते हैं, या कईयों का मैक्सिमम 1 महीने का होता है,
गैप कुछ हो सकता है, बाकी उसमें ट्रांसमिशन इमीडिएट होता है। और मैं मोटा मोटा करीब 45 से 50% बैंकों के जो लोन है वो लिंक टू रिपो रेट। रेपो लिंक्ड है, हाँ जी। अब रहे जो बाकी आधे लोन्स जो कि एमसीआरआर से लिंक्ड है, जब नॉर्मली कोई कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल लोन्स है और कुछ हद तक एमएसएमई के लोन्स है, उसमें क्या होता है कि समय लगता है, क्योंकि जो बैंक्स के जो डिपॉजिट्स हैं उसकी भी रीप्राइसिंग होने में, जिससे उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम हो जाए, उसमें कुछ समय लगता है। तो उसमें थोड़ा सा वो टाइम गैप रहता है। नॉर्मली मैं कहूंगा कि वो करीब 6 महीने से 1 साल तक का गैप होता है कि वो पूरा ट्रांसमिशन वो जब तक होगा। तो इस दौरान बट सर ये तो एग्जिस्टिंग लोन बोरोवर्स की बात हो गई। सर ये तो एग्जिस्टिंग लोन बोरोवर्स की बात हुई। जो नए लोन लेने वाले लोग होते हैं वो बड़ी शिद्दत से देखते हैं कि भाई आरबीआई की पॉलिसी आ गई, अच्छे रेट सब मिलेंगे। तो आपको लग रहा है सर बैंक्स वो रेट बढ़िया दे पा रहे हैं जिसकी अभी होनी चाहिए स्थिति? हाँ नहीं, वो मैं मानता हूँ आपकी बात कि एकदम जो एक नॉर्मल एक बोरोवर है, रिटेल बोरोवर को छोड़ के, उसके लिए अभी वो 100 बेसिस पॉइंट का ट्रांसमिशन नहीं हो पाया है। उसमें अभी वो पार्शली हुआ है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो उसमें कुछ थोड़ा समय लगेगा। रिजर्व बैंक ने भी इसके लिए कंसर्न जताया था कि बैंक्स अभी तक पूरा ट्रांसमिशन नहीं कर पाए हैं। बट मेरे हिसाब से आई थिंक बाय अनदर 3 months और सो वो ट्रांसमिशन होना चाहिए। ऑलराइट सर, रिजर्व बैंक यही वेट करेगा। ओके सर, ओके सर। तो अब अगर मोटा मोटी देखें फिरोज जी, मोटा मोटी देखें आप तीनों से बातचीत करते हुए, तो और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि रेट पॉज की ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या हो? आए अभी, रुकें, ठहरें, वेट करें, क्या हिदायत देंगे? मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान, अगर आप एसेट क्लासेस को ब्रेक करें तो इक्विटी में ऑफ कोर्स ज्यादा इंपैक्ट होता है। एक्चुअली रेट कट्स का इंपैक्ट डेट मार्केट से ज्यादा देखने को इक्विटी में मिला है। आप अगर लास्ट 2009 से जो मैंने एनालाइज की रेट कट्स की और रेट हाइक साइकिल्स की, तो मेरे हिसाब से इक्विटीज ऑलरेडी एक 11 महीने की टाइम करेक्शन से जा चुके हैं, 6-7% की प्राइस करेक्शन से जा चुके हैं। 91% एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट है। एफआईआई कैश मार्केट में बेच चुका है। डीआईआई शॉर्ट नहीं करता फ्यूचर्स मार्केट में। डीआईआई के पास पैसे आ रहे हैं और जुलाई का आंकड़ा भी स्मॉल कैप का आपको 5,000 करोड़ आता दिखेगा। स्मॉल कैप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इंसान मायूस होता है इक्विटी से, तो पहले स्मॉल कैप में पैसे डालना बंद करता है। तो स्मॉल कैप इज अ ग्रेट बैरोमीटर फॉर डोमेस्टिक सेंटिमेंट। तो ये पांचों वेरिएबल को देख के मुझे लगता है कि अगर कोई 4-5-10% की वॉलेटिलिटी इक्विटी में सह सकता है, जो सहना चाहिए। अगर 3 साल का भी 4 साल का भी पैसा हो तो इक्विटी में डेट से ज्यादा रिटर्न मिलेगी। तो आपको रेट कट साइकिल पूरी तरह से हो जाए उसके पहले आपकी इक्विटी एलोकेशंस जो भी हैं उसको भरना चाहिए। कोई कहेगा मार्केट नीचे जाएगी तो उस दिन कौन सा पैसा डल जाएगा आपके हाथ से, हिम्मत नहीं होती उस दिन, और वो उस दिन वो एक्सपर्ट आपको बताएगा भी। तो 5-7% की वॉलेटिलिटी, 10% की वॉलेटिलिटी सहन करें, तब जाके आपको इक्विटी की रिटर्न मिलेगी। दैट्स पॉइंट 1। डेट मार्केट में बड़ी सिंपल तरीके से रणनीति यूज करें, उधर खाली अक्रूवल की स्ट्रेटेजी यूज करें, कैपिटल एप्रिसिएशन की तो उम्मीद छोड़ ही दें। दूसरा, उसमें टैक्स एफिशिएंसी की उम्मीद करें। तो डेट प्लस आर्बिट्राज फंड्स जो होते हैं जिसमें टैक्स एफिशिएंसी बेहतरीन आती है, एफडी से कई गुना कम टैक्स में आप छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें डेट की टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलती है 2 साल के बाद। तो उसको कहते हैं डेट प्लस आर्बिट्राज कैटेगरी। उसमें से कोई फंड चुने, 5.5% पोस्ट टैक्स लें, 6% पोस्ट टैक्स मिलने की उम्मीद है, जो 9% की एफडी होती है हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। ये इक्विटी और डेट की रणनीति होगी इन द करंट सर्कमस्टांस। दीपक जी, ऑल राइट सर। और जाते जाते इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक और बयान आ गया। जोशी सर, आपका मैं ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूँगा। ट्रंप साहब ने एक बार फिर जहर उगल दिया सर। अब कह रहे हैं इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज्ड सेलिंग इट टू the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. और बढ़ाएंगे सर ये क्या? Thank you for your attention on this matter. ये क्या? देखिए, ये मैं कहूंगा कि वो एक सुपर नेगोशिएटर तो है ही है। हाँ। वो इतना हैवॉक क्रिएट कर दिए थे, जैसे कि चाइना के ऊपर मैं 100% लगाऊंगा, 150% लगाऊंगा, 200% और किया।
अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने? दूसरी बात उन्होंने कहा, सबको ये हवा लग गई थी कि इंडिया सबसे पहले ट्रम्प के साथ टैरिफ का निगोशिएशन होगा। सबसे पहले उन्होंने चाइना के साथ किया, ईयू के भी पहले। ईयू जबकि नाटो है, उसका भाई है, वर्ल्ड वॉर 2 से दोनों जन साथ में खाते पीते उठते बैठते हैं, उसके बावजूद भी, चाइना को दुश्मन बनाने के बावजूद भी उसने टैरिफ सबसे पहले चाइना के साथ की। तो ये उनकी एक निगोशिएशन की स्किल है कि उनका पोजीशन है कि पहले तो मतलब बुरी लैंग्वेज यूज करिए, सामने वाले को दुश्मन गना दीजिए, उसके सारे अवगुण बता दो, बोलो मैं आपके पीछे आ ही रहा हूं। तो क्या है कि वो 25 के बदले 25 के सामने 20 में तो अग्री कर ही लेंगे, जबकि हमारी डिमांड अगर 15 की है तो बोलेंगे यार 20 में सेटलमेंट हो जाएगा। अगर वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देंगे तो शायद हम 20 में भी नहीं मानेंगे। तो ये उनकी नीति है। सर, इतना ज्यादा टारगेट करके इंडिया को, हमारी बीटीए भी चल रही है, उस पर बैठक भी चल रही है। फिरोज जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस पर, आपका रिएक्शन? देखिए, इस पे मेरा एक रिएक्शन जरूर है। 2011 में सबसे रेस्पेक्टेड इंसान मेरे हिसाब से चार्ली मंगर, जो वॉरेन बुफे के पार्टनर थे, उन्होंने ट्रंप के बारे में 2011 में 2 अल्फाज यूज किए थे। वो आज साबित हो रहे हैं 13-14 साल बाद। उसके चक्कर में थोड़ी अंग्रेजी सीखनी पड़ी थी। वेन ग्लोरी एंड पफरी, ये 2 जो है ये समराइज करता है कि डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कर रहे हैं, वो 14-15 साल पहले चार्ली मंगर ने कहा था। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टू एंड फ्रो है, इसको कंप्लीटली इग्नोर मार्केट करने लगी है, क्योंकि मार्केट को पता है इसका इंपैक्ट नहीं होगा। जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं इंपैक्ट नहीं हो पा रहा है। जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल मार्केट में इंपैक्ट हो और हमें थोड़ा डर लगे और हम नेगोशिएशन टेबल पे आए। ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट में इंपैक्ट हो। उनके ट्वीट से उनके कंपनी के, उनके नैस्डैक के 4 स्टॉक जरूर गिरा सकते हैं, बट भारतीय मार्केट गिरा नहीं पा रहे क्योंकि एफआईआई जो डिस्क्रिशनरी एफआईआई वाला था वो बेच चुका है। वो ऑलरेडी बेच चुका है। खाली इंडेक्स वाले बचे हैं, इंडेक्स फंड वाले बेच नहीं सकते जब तक कि उनके पास रिडेम्पशन नहीं आता। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, he is trying to create a capital market panic. He is failing, so he's attempting over and over again. That's the summary. Vain glory and puffery. ऑल राइट सर, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि ट्रम्प साहब जो बोलते हैं, अब तो लगभग आपने बिल्कुल सही कहा कि अब उनका मिजाज क्या है, उनका अंदाज क्या है, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। तो इस तरह के बीच में जब वो बयानों के बम फोड़ते हैं तो अब बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों को पड़ता नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ हमें समझनी होगी कि भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है कि हम राष्ट्र सर्वोपरि रखेंगे, अपने किसानों को, छोटे बिजनेस हाउसेस का हम हित सर्वोपरि रखेंगे, उस पर आगे बढ़ते हुए जो जोखिम आएंगे हम उसकी तैयारी भी रखें, तो मामला बड़ा दुरुस्त होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। जोशी सर, थैंक यू सो मच सर। ठक्कर सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। फिरोज अजीज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी।